कोड कर देता हूँ मैं। ओके, तो बच्चों अपनी यहाँ पर ठीक है ना। ओके, प्रिया भी आ गई है, ठीक है। ओके, अपनी हम क्लास शुरू करते हैं। और देखो हम बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अब हमारा प्रीलिम्स बहुत ही पास में है। तो जब प्रीलिम्स पास में है तो ओबियस वाली बात है, हमें ऐसी स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी कि हमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज छोड़नी है, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ना। और सेकंड चीज यहाँ पर ये बात रहेगा, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इकोनॉमी की उतनी ज्यादा आपका तैयार होगा। और इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, यानी कि जितना आप न्यूज़पेपर की घटना से इकोनॉमी को अपडेट करोगे उतना ही आपका फायदा मिलेगा, है ना। ये बात आपकी हिस्ट्री पर अप्लाई नहीं होती है, ज्योग्राफी पर अप्लाई नहीं होती, है ना। इन दो सब्जेक्ट पर तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होती। जो पॉलिटी के जो कोर पोर्सन है ना, जो जिसके बारे में हम कंसेप्ट बोलते हैं, उन्हें पढ़ने में भी हमें कोई न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उस कंसेप्ट का हमारा रिवीजन हो जाता है। ये पॉलिटी के संबंध में बात की जाती है। आईआर तो पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड ही होता है ना। आईआर पूरा करंट अफेयर बेस्ड ही होता है। आपको इथिक्स जब आप पढ़ते हो, इथिक्स में क्या होता है, इथिक्स सिंपल सा क्या होता है बच्चों, पूरा है तो थ्योरी पार्ट, लेकिन वो है पूरा किताबों से बाहर की दुनिया पर देखा जाता है। यानी कि आप इथिक्स में जब आप पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से आप एग्जाम्पल को ढूंढते हो और उन एग्जाम्पल को अपने आंसर राइटिंग में लिखते हो। ये इस तरह से हमारा करंट अफेयर्स और विभिन्न सब्जेक्टों के बीच में रिलेशन है ना। तो मैं ये इसलिए बताया हूं कि आप इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए आप इकोनॉमी की न्यूज ढूंढें, पॉलिटी, आईआर और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी करंट अफेयर बेस्ड ही है। और साथ ही साथ जब आप इथिक्स पढ़ रहे हो, इथिक्स इथिक्स पढ़ लो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो उसमें इथिक्स के लिए जो केस स्टडीज है उनमें भी ढूंढने की कोशिश, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा उद्देश्य था इस क्लास का आपको बताने का, ठीक है। अब क्या होता है, देखो हम इंडियन इकोनॉमी के हम सिलेबस पर चले जाते हैं कि कहाँ हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है, हमें ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको दो तीन टॉपिक बताने वाला हूँ, तीन टॉपिक जिस पर हमारा मेन फोकस रहेगा, तीन टॉपिक जिनका हमारा मेन फोकस रहेगा। और आईएएस का जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें ये जो क्वेश्चंस है, ये जो टॉपिक है, इसमें लगभग 80 से 90% क्वेश्चन इन्हीं तीन टॉपिक से आ जाते हैं। वो तीन टॉपिक कौन से हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ साथ जब आप मेंस की इकोनॉमी पढ़ोगे तो वहां पर ये जितने भी कंसेप्ट होंगे ये अप्लाई होंगे मेंस वाले को। तो इसके महत्व आप समझिए। एक तो पहला महत्व क्या है, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। दूसरा महत्व क्या है, ये आपको वो बेस बना के दे देगा जिस जिससे आप मेंस की तैयारी कर पाओ, है ना। समझे ना इकोनॉमी। फिर ठीक है, यहाँ पर तीन पोर्शन हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी के बारे में तीन चीजें हम पढ़े, ठीक है। पहला टॉपिक क्या होगा बच्चों, पहला टॉपिक बच्चों यहाँ पर होगा आपका मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग, मुद्रा एवं बैंकिंग, है ना। बैंकिंग बैंकिंग होता है, मुद्रा एवं बैंकिंग। तो ये क्या है मुद्रा एवं बैंकिंग, इसमें बेसिकली हम बात करेंगे आरबीआई से रिलेटेड काम के बारे में। इसके आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, है ना। इसके बारे में आरबीआई से रिलेटेड बात करेंगे। आरबीआई, ये आरबीआई ही बेसिकली अगर मैं बात बोलूं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे और स्पेसिफिक रूप से मैं बोलूं तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे बच्चों मौद्रिक नीति के बारे में। मौद्रिक नीति, है ना, जिसे इंग्लिश में मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी भी बोलते हैं। अब ये किस बला का नाम है, ये क्या है शब्द, तो हम धीरे धीरे क्लासेस में पढ़ेंगे। अब आप जैसे इंग्लिश पेपर पढ़ रहे होंगे तो आप देखते होंगे कि आरबीआई क्या कर रही है, अभी कोरोना वायरस आया था, उस आरबीआई ने क्या किया, सीआरआर को घटा के 3% कर दिया था। सीआरआर, है ना। तो ये सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो क्या है ना। तो इन सब चीजों के बारे में जो भी न्यूज पेपर में टर्मिनोलॉजी आते हैं, एसएलआर आता है, रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है, इन सब का जो जिक्र हम करते हैं वो हम यहाँ पर। कभी कभी आपने ये देखा होगा, अभी बताता हूँ क्या देखा था मैंने, पहले ये दूसरा टॉपिक और बता देता हूँ, फिर आप उससे डील कर देंगे क्या है मनी एंड बैंकिंग। दूसरा बच्चों आएगा आपका
बजट से रिलेटेड है ना, बजट जो होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसे सरकार से जो कर संबंधी जो प्रावधान रहते हैं वो बेसिकली यहाँ पर डील करता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि बजट होगा आपका, प्लस क्या है, टैक्सेशन होगा, बजट टैक्स वाला चैप्टर होगा, टैक्स वाला चैप्टर होगा है ना, कर से संबंधित होगा है ना, ये बेसिकली सरकार से संबंधित है ना, जो वित्त मंत्रालय से संबंधित ये जो है, इसे काट दो आप, वित्त मंत्रालय से रिलेटेड चीज होगी वो हम यहाँ पर डील करेंगे। ये जो इस अगर मैं टॉपिक को बोलूं, इस टॉपिक के बारे में, जैसे यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पर जो भी वित्त मंत्रालय डील करता है, इस चीज को बोलेंगे हम राजकोषीय पॉलिसी। क्या है, राजकोषीय पॉलिसी या राजकोषीय नीति या फिजिकल पॉलिसी है ना, फिजिकल पॉलिसी है ना, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, राजकोष देखो यहाँ पर शब्द भी है, राज प्लस राजकोष, राज मतलब राज्य का, कोष मतलब पैसा है ना, राज्य का पैसा, तो राज्य को पैसा कहाँ से मिलेगा, टैक्स के द्वारा मिलेगा ना, कर के द्वारा मिलेगा। तो कर भी हम देखो पढ़ेंगे टाइम यहाँ पर, इसी चैप्टर में हम कर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से कर होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर पढ़ेंगे, बजट के बारे में पढ़ेंगे है ना, तो बजट में घाटे भी आते हैं, प्राथमिक घाटा होता है ना, राजकोषीय घाटा होता है, तो इन सब के बारे में हम इस क्लास में डील करेंगे। कभी कभी आपने ये सुना होगा, मैं आपको लिंक बता रहा हूँ, राजकोषीय नीति और किसका, मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति है ना, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के मध्य कैसे रिलेशन होता है। देखो एक आपने न्यूज में सुना होगा, क्या सुना होगा कि सरकार बोलती है कि आरबीआई मार्केट में पैसा नहीं देती, जिससे क्या हो रहा है, आर्थिक गतिविधि धीमी हो रही है, आर्थिक विकास दर धीमी हो रही है और हमारे देश का विकास नहीं हो रहा है। ऐसी स्टेटमेंट आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो। अब सरकार ये बोलती है, आरबीआई ये बोलती है कि महंगाई ज्यादा है ना, महंगाई बहुत ज्यादा है, मैं पैसा रिलीज नहीं कर सकता। इस तरह की जो घटनाएं होती है न्यूज़पेपर में आप सुनेंगे, तो वो क्या होती हैं, इन सब के बीच में क्या रिलेशन रहता है, इन सब चीज के बारे में भी हम यहाँ पर इन दोनों चैप्टरों को पढ़ने के बाद आपको महसूस हो जाएगा कि क्या रिलेशन होता है। यदि आपने इन दोनों का रिलेशन समझ लिया तो समझ लीजिए आपका जो इकोनॉमी है इंडियन मेंस वाला, वो आपका कवर, वो क्या हो जाएगा, आपका कवर हो जाएगा और आपके अंदर इतनी क्षमता आ जाएगी, आप चीजों को डील कर सकते हो या न्यूज़पेपर को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। तो मेरे नजरों में ये दो चैप्टर क्या है, पूरी इकोनॉमी की जान है। यदि इन दो चैप्टर्स को आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका कल्याण हो गया है ना, तो उस संबंध में बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस सिंपल सा बहुत आराम आराम से इजी है ये चैप्टर। इकोनॉमी बहुत टफ हो जाती है कब, ये टफ जब बनती है जब इसे एग्जाम्पल के द्वारा नहीं समझाया जाता। यदि आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा तो ओबियस वाली बात है, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे अभी हमने इथिक्स में पढ़ा, गवर्नेंस पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप महसूस करे होंगे कि क्या बोलते हैं, मैं जब एग्जाम्पल आपको कोट करता हूँ तो उससे चीजें ज्यादा आसान हो जाती है ना। क्यों बच्चों, भाई इस बात से सहमत हो नहीं हो, जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ा रहा था तो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था, उस एग्जाम्पल की जो आप चीजें समझ पा रहे थे नहीं समझ पा रहे थे, यदि मैं एग्जाम्पल ना दूं, थ्योरी थ्योरी पढ़ाता रहूं, आपको समझ में नहीं आ पाएगा ना, है ना। हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यही होता है पढ़ाने का तरीका, जब तक आप एग्जाम्पल कोट नहीं करोगे तो समस्या होगी, और एग्जाम्पल डालते चले जाओगे तो समस्या नहीं होगी। एनीवे, यहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। इस तरह से हमने ये दूसरा हमारी यूनिट होगी, ये पहली यूनिट। एक तीसरी यूनिट है भैया आपकी है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक तीसरी यूनिट है बच्चों जिसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार है ना। देखो आपने, एक बार मैं बार बार बोलता हूँ है ना, और आप उसे सुनते हैं, महसूस भी करते हैं है ना, अभी पूरा अच्छी तरह से महसूस नहीं करा होगा, तो बात क्या बोलता हूँ मैं, कि मैं ये बोलता हूँ कि जितने भी सभी सब्जेक्ट है ना, हम आईएएस में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इथिक्स, सोसाइटी, जितने भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड भी पढ़ा हो, सब क्या है, ये इन सब्जेक्ट को एक ही सब्जेक्ट का नाम दिया जाता है जिसका नाम है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान।
ये सब अलग अलग चैप्टर नहीं है, इन चैप्टर का नाम है, एक ही नाम है जिसका नाम है सामाजिक विज्ञान। यानी एक चैप्टर है, इसका मतलब है जितने भी ये अभी मैंने नाम लिया आपको, ये सब क्या है, आपस में मिले जुले चैप्टर है ना। एक का लिंक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, देखो इस जो ये है, ये अंतरराष्ट्रीय व्यापार है, इसके द्वारा आपको पता चले कैसे इंटरनेशनल है ना, इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है ना, आईआर से जुड़ा हुआ है। यदि आप आईआर पढ़ रहे हो और इकोनॉमी के इस चैप्टर को नहीं जानते हो, तो आपको आईआर पढ़ने की समस्या हो, है ना। ये क्या है, इस चैप्टर में बेसिकली हम डील करेंगे कि भारत है ना, भारत का अन्य देशों से कैसे व्यापार होता है। इसमें हम पढ़ेंगे एफडीआई के बारे में, है ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या होता है ना। आपने सुना होगा एक एक दोहरा कर वंचन कानून समझौता पारित होता है एक दूसरे देशों के द्वारा, वो क्या होता है ना। इसमें बहुत सारे ऐसे आपने सुना होगा व्यापार घाटा। यहाँ पे सुना, यहाँ पर देखो हमारे चाइना से क्या है, बहुत ज्यादा व्यापार घाटा है। तो ये सब बातें हम यहाँ पर डील करेंगे। यदि आप इस चैप्टर के बारे में नहीं जानते हो, तो आप अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ अंतरराष्ट्रीय संबंध पढ़ते हुए अपना इस आईआर के साथ आप न्याय नहीं कर पाओगे। यदि आप इस चैप्टर को नहीं जानते हो, तो आप इंटरनेशनल रिलेशन के साथ न्याय नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या है, आपको इस चैप्टर का अच्छी तरह से अवलोकन करना अति आवश्यक है। यदि आप नहीं पढ़ पाओगे इस चैप्टर को, तो फिर इंटरनेशनल रिलेशन समझ में नहीं आएगी। तो भाई कहाँ इकोनॉमी हम पढ़ रहे थे और कहाँ आईआर में पहुंच गए। तो ये होता है, जैसे मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा था, तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हुए आपको 1927 जब 1927 में साइमन कमीशन आता है और फिर सर्वदलीय बैठक होती है जिन्ना की, तो वहां पर मांग करते हैं 5 राज्य, है ना। तो उसमें उत्तर पश्चिमी प्रांत भी था, वो पाकिस्तान का प्रांत है इस समय वर्तमान में। यदि एक हिस्ट्री पढ़ाने वाले विद्यार्थी को या टीचर्स को, पढ़ने वाले टीचर्स को, स्टूडेंट को, और पढ़ाने वाले टीचर्स को ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं रहेगा हिस्ट्री के संबंध में, तो वो हिस्ट्री भी इतनी अच्छी तरह से नहीं पढ़ा पाएगा ना। तो इस बात से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि एक सब्जेक्ट को, है ना, ये सब जब सर एक ही सब्जेक्ट है, इसके विभिन्न भाग हैं जो कि आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड है ना, इंटर रिलेटेड है। तो वो हमें समझना है, एक एक चीजें हमें समझनी है। तो इसलिए आपको फायदा ये मिल जाता है कि मैं सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, है ना। और आपको पता ही है क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक ये है, मेरे नंबर ठीक ठाक आए हैं, है ना, यूपीपीसीएस में। तो इस वजह से अगर मेरे नंबर वहां पर अच्छे नहीं आते, है ना, जीएस में पूरा मतलब यूपीपीसीएस में सबसे ज्यादा हिंदी मीडियम में आए, तो उसके पीछे लॉजिक यही है, इसलिए मैं पढ़ा। यदि मेरे नंबर नहीं आते, मेरा नहीं पढ़ा पाता, तो मैं आपको पढ़ाता ही नहीं। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे मुझे क्या लगता है कि मेरा रिवीजन हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, बस यही लॉजिक है। अदरवाइज कोई यहाँ पर कोचिंग नहीं है ना। मैं आपसे बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आप सिंपल सा अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। जो जो चीज एक स्टूडेंट फील करता है, जो चीज मैंने फील की, वो आप फील ना करें, हिंदी मीडियम की कोचिंग के माया जाल में ना फंसने। तो बस मेरी यही रणनीति है, यही मेरी आशा है कि आप सब लोग अच्छी तरह से पढ़ें, सेलेक्ट, ठीक है। एनीवे, यहाँ पर हम 3 चैप्टर्स इन यूनिट के बारे में पढ़, इसके अलावा कुछ अन्य चैप्टर्स भी हैं, जैसे एक इंफ्रा इंफ्रा वाला चैप्टर होता है, आधारभूत संरचना वाला, इंफ्रा वाला। तो वो क्या है, उन सब जो मिसलिनियस चैप्टर होते हैं, वो आप करंट अफेयर्स पे ही डील करें। अगर नहीं कर पाएंगे, तो मैं मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंसेप्ट में आधारभूत संरचना की भी बता दूंगा, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना। तो आधारभूत संरचना के जो चैप्टर्स होंगे, जैसे कुछ मॉडल्स होते हैं, एक ट्रिपल पी मॉडल होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, तो उसमें बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, है ना। एक है बुल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, बीओटी मॉडल बोलते हैं, है ना। तो बहुत सारे मॉडल है वहां पर, तो उन मॉडल के बारे में हम चर्चा कर लेंगे यहाँ पर आधारभूत संरचना वाले चैप्टर में। ये ज्यादा नहीं होगा, या 2 या 3 दिन का चैप्टर होगा, तो इस चीज को भी हम डील करेंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन चैप्टर्स जो होंगे, वो वाले 3 चैप्टर। और फिर जो क्वेश्चंस आते हैं, अब देखो मैंने जैसे एक यहाँ पर लिस्ट निकाली थी, मैंने कहीं से डाउनलोड करी थी कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं वो आपको लिखवा देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एक लिस्ट निकाली थी, उस लिस्ट में लिखा हुआ है बच्चों कि जो मनी एंड बैंकिंग है ना, मनी और बैंकिंग है, यहाँ पर मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। इस चैप्टर से मेंस में कोई भी क्वेश्चन नहीं आता मेंस में, लेकिन प्रीलिम्स में काफी बड़ा रोल प्ले करता है ना। 2016 में यहाँ से 6 क्वेश्चन आए, फिर 2017 में फिर 6 क्वेश्चन आए, 2018 में 7 क्वेश्चन आए, है ना।
और 2019 में भी यहाँ पर 7 क्वेश्चन है ना। तो 18 और 19 में 7-7 क्वेश्चन आए थे, और जबकि 2016-17 में ये यहाँ पर 6-6 क्वेश्चन आए, है ना। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रीलिम्स के लिए, ना, प्रीलिम्स के लिए। लेकिन लेकिन यहाँ पर यदि आपने, है ना, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मेंस भी आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो मेंस भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए अति आवश्यक है इस चैप्टर को हल्के में ना लेना, ना, क्योंकि प्रीलिम्स ही वो दरवाजा होता है जो आपको मेंस क्वालिफाई करवाता है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं या भटक रहे हैं यहाँ पर इस गांधी विहार की पावन भूमि पर, यहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पे पूरे, यहाँ पर पूरे कोचिंग फील्ड में, चाहे वो पटना हो, इलाहाबाद हो या दिल्ली हो, है ना, मुखर्जी नगर हो, तो यहाँ पर क्या है, लोगों का मेंस तैयार नहीं हो पाता है, जो भी कुछ रीजन रहा हो, है ना। और प्रीलिम्स की वो तैयारी करते हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो उससे उससे नुकसान ये होता है, जब तक आपका एक मैं लाइन हमेशा बोलता हूँ फिर, जब तक आपका मेंस तैयार नहीं होगा आपका प्रीलिम्स कभी नहीं होगा। ठीक है, इस बात से तो आप सहमत होंगे, मेरी इतनी बात मैं बार बार बोल चुका हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है कि यदि आप मात्र मेंस की तैयारी आपकी हो गई है और प्रीलिम्स पर अच्छी तरह से फोकस नहीं करोगे, यानी कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को ध्यान नहीं रखोगे, तो आपका प्रीलिम्स भी तैयार नहीं होगा। इसलिए दोनों चीजों के मध्य समन्वय बनाने की अति आवश्यकता है। मैं तो प्री और मेंस ही नहीं बोल रहा, मैं तो इंटरव्यू के बारे में भी बोल रहा हूँ, है ना। कि मेरा 2017 में यूपीपीसीएस में इंटरव्यू कॉल आई, उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू की वजह से, क्योंकि मेरा इंटरव्यू इतना खराब था, मैं इतना ज्यादा इंट्रोवर्ट नेचर का व्यक्ति था कि मैं कुछ नहीं बोल पाता था, ज्यादा पैर कांप गए मेरे वहां पर। तो इसी का परिणाम था, मैं वहां पर आपके यहाँ पर मुरादाबाद में कोचिंग पढ़ाने आया, है ना। और कोचिंग पढ़ाई, अब कोचिंग पढ़ाने का फायदा हुआ, और फायदा देखो आज इतना हो गया कि मैं इतना अच्छे तरह से बोल लेता हूँ। तो इंटरव्यू में फिर अब मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। 2018 में मेरे अच्छे मार्क्स आए, है ना, 65% मार्क्स आए, तो वो चीज ज्यादा अच्छी हो गई है। तो अब धीरे धीरे क्या हुआ, चीजें तैयार हो। तो आपसे भी मेरे एक सजेशन ये रहेगा कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते करते आप अपने दोस्तों के पास बैठे ग्रुप स्टडी, वो ग्रुप स्टडी करते हुए जो भी आप बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं, उसके लिए अच्छे शब्दों का चयन करते हुए अपनी बातों को रखें। यदि ये क्षमता नहीं है, ये क्षमता नहीं है, ये समस्या आ रही है, तो कहीं ना कहीं समस्या है ना। तो इसलिए आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये क्यों सबसे ज्यादा टफ एग्जाम बोला जाता है? ये इसलिए टफ एग्जाम बोला जाता है कि यहाँ पे वनडे एग्जाम भी आ जाता है, मेंस भी आ जाता है, और नेता बनने के गुण भी आ जाते हैं। नेता बनने के गुण मतलब बोलने की शैली आपकी अच्छी हो जाती है ना। तो ये होता है, ये एग्जाम इतना टफ है कि आपको 3 स्टेज से है, और 3 स्टेजेस की अलग अलग नेचर है ना। प्रीलिम्स का अलग नेचर है, मेंस का अलग नेचर है, और इंटरव्यू का अलग नेचर है ना। तो इसलिए क्या है, अलग अलग नेचर के मध्य समन्वय बनाते हुए तैयारी को आपको साथ साथ लेके चलना है। ठीक है ना। ओके, इस बात को आप समझोगे। खैर, यहाँ पर क्या है, मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स दी कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है। फिर आगे तब जो हमारा चैप्टर था, जो मैंने बिठान दिया है यहाँ से, वो बजट से रिलेटेड था, है ना, टैक्सेशन से रिलेटेड था, है ना। ये बात मैंने बताया था, फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड, है ना। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस है, 2016 में 3 क्वेश्चंस आए हैं, 2016 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 17 में भी 3 आए हैं, और 2018 में 4 क्वेश्चन आए हैं, और 2019 में तो एक ही क्वेश्चन आया। ठीक है, 2019 में तो एक ही क्वेश्चन आया था। अब अगर इसका मतलब ये है, ये चैप्टर्स क्या है भाई, आपकी नजर में जब एक क्वेश्चन आ रहा है तो क्या है, इंपोर्टेंट नहीं है। लेकिन बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यही मेन चैप्टर्स है जो कि आपको मेंस की अप्रोच देगा। और यूपीएससी में तो 100 क्वेश्चन आते हैं, उन 100 क्वेश्चन में से भी एक एक क्वेश्चन की मार्क होती है ना। यदि एक क्वेश्चन भी आपका गलत हो गया तो आप बहुत ही पीछे चले गए, क्योंकि ये तो भाई राष्ट्रीय लेवल का, नेशनल लेवल का एग्जाम है। यहाँ पे तो फॉर्म ही 10 लाख पड़ जाते हैं, 5-6 लाख लोग तो फॉर्म, 5-6 लाख तो प्रीलिम्स देते हैं। 5-6 लाख लोगों में आपको कितने लोगों में आना है? 10,000, 12,000 लोगों में आना है। 5-6 लाख में 12,000, 12,000 बहुत कम होता है, और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, एक एक क्वेश्चन की मारा मारी ना। तो ये नेशनल लेवल का एग्जाम है। पीसीएस क्या है, पीसीएस में भी उत्तर प्रदेश जैसा पीसीएस वाला तो छोटा आईएएस है, उत्तर प्रदेश तो छोटा आईएएस है,
क्यों है? क्योंकि यहाँ पे तो जनसंख्या 21 कितनी होगी, लगभग 30 करोड़ के अराउंड तो होगी यूपी में जनसंख्या, है ना। और उसमें भी लगभग 4 से 5 लाख तो यूपी में ही भर देते हैं, और देने जाते हैं लगभग 3 लाख के अराउंड प्रीलिम्स देते हैं। बिहार की हम बात करते हैं, बिहार पब्लिकेशन बीपीएससी की, तो बीपीएससी में भी वो क्या है, वो बिहार का छोटा भाई है, वो यूपी का छोटा भाई बिहार है। तो उसमें क्या होता है, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत है, तो लगभग उसमें 3 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, तो उसमें भी 2 लाख तो देने जाते हैं, है ना। और 2 लाख में भी वहां पर कितना 10 दुगुना वहां पर सीट क्वालिफाई होती है ना। वो भी क्या है, बहुत ही टफ एग्जाम। तो ये जो आप 3 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आस पड़ोस वाले, तो बहुत ही टफ एग्जाम है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। हर एक क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड के बारे में क्या ख्याल है? उत्तराखंड का तो एग्जाम आ ही नहीं रहा। मैं तो खुद उत्तराखंड से हूँ, मैं तो खुद परेशान हूँ कि उत्तराखंड का एक एक बार तो फॉर्म आ जाए, है ना, दे दें हम, लेकिन आ ही नहीं रहा। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस बार आ जाएगा उत्तराखंड का, जहां तक मैं सुन, क्योंकि एक भी बार नहीं आया। त्रिवेंद्र सिंह रावत मतलब मेरी नजर में वर्स्ट सीएम है ना, कि कुछ भी वहां पर डील नहीं होता, अभी तक कोई एग्जाम नहीं आ पाया। क्या है, ठीक है, एनीवे यहाँ पे चलते हैं। अब क्या है, देखो इसमें ये आपको मैंने बताया ज्यादा नहीं आते क्वेश्चंस, लेकिन जितने भी आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप ये इस चैप्टर को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके पीसीएस में भी ना, पीसीएस में भी। तो आप ये मान के मत चलिए कि आप जो ये इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं ये यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। ये इकोनॉमी हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें इकोनॉमी की समझ हो जाए। हमारे मन में जो इकोनॉमी के लिए जो डर बैठा हुआ है, उस डर को हटाना है मुझे ना। उस डर को क्या है, हटाना है। बिल्कुल भी बहुत आसान है ये इकोनॉमी। जिसके मन में डर बैठ जाता है वो नहीं सीख पाता है ना। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके मन में बैठ जाता है मन कि हमसे मैथ कभी आएगी नहीं, मैथ बहुत टफ है। यदि उनके मन में डर बैठ गया तो उन्हें कोई ऊपर से वो भी आ जाए ना, ईश्वर भी, और वो भी उन्हें मैथ समझाने लगे, उन्हें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उनके मन में डर बैठा हुआ है। तो ये जो साइकोलॉजिकल फियर होता है ना, इससे ही भगाना है, क्या है आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए, मेरा भी मेन उद्देश्य यही है ना, इकोनॉमी को लेकर जो डर बैठा था। खैर anyway, यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, इंटरनेशनल रिलेशन का जो महत्वपूर्ण चैप्टर लिंक है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो कितने क्वेश्चन आए हैं। 2016 में 11 क्वेश्चन आए हैं, 2016 में 11 क्वेश्चन, 2017 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 2018 में 4 क्वेश्चन आए हैं, और 2019 में 7 क्वेश्चन आए ना, 7 क्वेश्चन। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया? एक तो भाई प्रीलिम्स में भी काम दे रहा है, इकोनॉमी की हमें, आईआर की हमें समझ बनाने में भी महत्वपूर्ण है, और मेंस में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रोल प्ले करेगा। तो इस आधार पर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। फिर अगला है इंफ्रा, इंफ्रा से रिलेटेड जो चैप्टर है, उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो है आपका दो। पहले आए 2016 में 2 क्वेश्चन, 2017 में 4, 2018 में 1, 2019 में 3 क्वेश्चन, है ना। 3 क्वेश्चन है, तो भाई ये भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर्स है ना, 3 है। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स इसमें जो इन्होंने अलग करके लिखा है, इसमें लिखा है सेक्टर, जीडीपी, इन्फ्लेशन और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो भी चीजें डील होंगी बच्चों, है ना, इसमें 8 क्वेश्चन आए हैं 2019 में, 18 में 3 थे, 2017 में 8 थे, और 2016 में 4। ये जो भी क्वेश्चन यहाँ से जो जो भी कंसेप्ट होंगे, वो कंसेप्ट में इन तीनों ही चैप्टर्स में क्या बोलते हैं, डील कर, इन तीनों ही चैप्टर्स में डील कर। जैसे इसमें जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी में तो मैं अभी जल्द जैसे सिलेबस कंप्लीट होगा आपको 2 मिनट में बता दूंगा जीडीपी क्या है ना, उससे रिलेटेड। और ये जो चैप्टर्स है ये बेसिकली करंट अफेयर से भी लिंक होगा, तो आपको करंट अफेयर्स भी अच्छी तरह से पढ़ना है। इकोनॉमी, जैसे हमारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, मैं आपको पीटी 365 जो इकोनॉमी की आती है विजन आईएएस की, वो भी कवर करवा दूंगा, ठीक है, लैपटॉप के थ्रू। जैसे मैं आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने की कोशिश कर रहा था, सेम उसी तरह से आपको मैं पीटी 365 आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले। एनीवे, फिर आपका इंफ्रा वाला चैप्टर मैंने बता दिया है। एचआरडी, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला चीजें होती हैं, वो आपको करंट अफेयर से डील हो जाएगी, है ना। उस वाले चैप्टर्स में कहां पर वहां विजन आई है पीटी 365 में। तो टोटल यहाँ पर इतना आपका सिलेबस है, ठीक है। इससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं भटकना है ना। फ्लो वार्क जैसे मैं देखता हूँ ऑनलाइन कोचिंग वाले क्या होते हैं ना, तो वो क्या ना बहुत सारी चीजों में डीप चले जाते हैं, हमें डीप बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। हमें उन्हीं चीजों को कवर करना है जो हमें एग्जाम क्वालिफाई करवा, जो हमें एग्जाम क्वालिफाई करवा दे।
देखो बच्चों, मैं अपने साथ बोलता हूँ, मैं 2019 में मैंने एग्जाम दिया था आईएएस का। उसमें मेरे 110 नंबर आए। कितना आए थे? 110 नंबर जीएस में आए, है ना। तो 100 और कट ऑफ गई थी उसके 98 के अराउंड, 98 96 के अराउंड थी कट ऑफ। ठीक है, तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ बच्चों, देखो क्योंकि मैं पढ़ा सकता हूँ, मैंने क्वालिफाई किया, है ना। आईएएस के एग्जाम में, यूपीएससी, मैंने आपको मार्कशीट भी शो कर रखी है यूट्यूब चैनल पर, देखो, है ना। तो वो उसके लिए आप बेफिक्र रहो, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो, और नहीं विश्वास करना तो आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि आप टीचर से पढ़ लो तो उस पर विश्वास करो, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, एनीवे, अब क्या है, देखो आपको सिलेबस समझ में आया होगा, हमें कैसे चीजें डील करनी है। समझ में आया बच्चों? ज्यादा मैंने डीप में नहीं बताया हूँ, इसके टॉपिक भी मैं चाहता तो तोड़ देता कि हम ये पढ़ते ये पढ़ते ये पढ़ते। लेकिन क्या है, धीरे धीरे, बस मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ आपका फालतू का। सबको समझ में आया सिलेबस के बारे में? ओके, ठीक है भाई, प्रियांशु पूरा विश्वास है। सर कोई बुक भी प्रेफर करनी है? अभी फिलहाल के लिए बुक के चक्कर में मत पढ़ो, बुक के चक्कर में इसलिए मत पढ़ो शुभम, क्योंकि ना हम फिर भटक जाएंगे। हम वो इस क्लास को फोकस ना करके उस बुक पर फोकस करने लगेंगे। और बुक में मैं आपको एक बात बताता हूँ, बुक तब पढ़नी चाहिए जब आपको ये बात पता चल जाए क्या चीज हमें पढ़नी है और क्या चीज नहीं पढ़नी। बुक तो भाई इतनी मोटी है, ये अभी मैं नोट्स देख रहा हूँ, इतने मोटे नोट्स है, ये देखो, इतने मोटे नोट्स हैं। अब तुम इतने मोटे नोट्स क्यों पढ़ोगे? मैं भी नहीं पढ़ता इतने मोटे नोट्स। अब मेरे पास क्यों है? मेरे पास इसलिए है क्योंकि मुझे एक बात की समझ है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी ये समझ आपके अंदर विकसित नहीं हुई है, ठीक है। जब मैं आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ा दूं तो आपके अंदर महसूस हो जाएगा कि क्या चीज हमें पढ़नी है क्या चीज नहीं पढ़नी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंक से, वहां पे देखो फिर उठाकर कि कहाँ पे ये चैप्टर है, उस चैप्टर में मेन मेन चीजें पढ़ो, फिर आपके अंदर समझ विकसित हो जाएगी। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि गवर्नेंस किया, आपने टॉपिक पढ़ लिया, 58 पेजेस में सारे नोट, आप गवर्नेंस की कोई सी भी बुक पढ़ो, मैं कह रहा हूँ कोई सी भी बुक पढ़ो, आपको समझ पता चल जाएगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अब मैंने आपको इथिक्स आपका कंप्लीट होने वाला है, फिलोसफी वाला चैप्टर आपका बचा है, तो फिलोसफी वाला चैप्टर बचा है, तो आपको जो पढ़ना है, जो बुक पढ़नी है आपको वो बुक पढ़ लो, ठीक है। जो बुक पढ़नी है वो, एक मिनट, है ना। तो जो बुक भी पढ़नी है आपकी इकोनॉमी में, वो बुक आप पढ़ सकते हो, सॉरी उसमें एथिक्स में, जो बुक पढ़नी है आप उस बुक को पढ़ सकते हो। तो ये बात होती है, पहले सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए क्या चीज पढ़नी क्या चीज नहीं पढ़नी। इसलिए जो बच्चे सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं करते हैं और उनके पास दिमाग की कमी रहती है, तो वो पूरी किताब पढ़ना शुरू करते हैं। लक्ष्मीकांत इतनी मोटी बुक है भाई, इतनी मोटी बुक है, क्यों पढ़ रहे हो इतनी? बहुत बेहतरीन बुक है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपके पास जो भी बुक होनी चाहिए मात्र लक्ष्मीकांत होनी चाहिए, ठीक है, लक्ष्मीकांत हो। लेकिन पहले आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, उस लक्ष्मीकांत की बुक में कौन सी चीज को आप स्किप करना है, कौन सी बुक को स्किप नहीं करना है। अब मेरे पास जो नोट्स है वो मैंने लक्ष्मीकांत से बना, है ना। मेरे नोट्स पॉलिटी के लक्ष्मीकांत से बने हुए हैं, लेकिन वो नोट्स कितने हैं? 50 से 75, लगभग 60 से 70 पेजेस में होंगे, 60 से 70 पेजेस में वो नोट्स होंगे। अब वो नोट्स हैं, है ना, 60 पेजेस का मतलब है इधर उधर वाले नंबर एक दो, यानी 35 पेज हो गए, पेपर तो 35 पेज की बात कर रहा हूँ, आगे पीछे। तो वो क्या मैंने लक्ष्मीकांत से बनाया, और उसमें मैंने छाटा क्या चीज इंपोर्टेंट है क्या चीज नहीं। तो 2015 में मैंने नोट्स बनाए, और 2015 से मैं आईएएस दे रहा हूँ, उसमें मोस्ट ऑफ चीजें तो हासिल कर जाती हूँ। रीजन क्या है? रीजन ये है कि क्वेश्चन आपको, मुझे एक बात अप्रोच पता चल गई है कि यूपीएससी की अप्रोच क्या है, और पॉलिटी की उस संबंध में अप्रोच क्या है ना। मेन गेम होता है अप्रोच का पता चलने का। इसलिए आपको सुना होगा कि जिसका एक बार प्रीलिम्स निकल जाता है ना, उसका हर बार निकलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी अप्रोच बन गई है, उसका एक लेवल बन गया है ना। और वो लेवल जब बन जाता है फिर आपका क्वालिफाई होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। समझे इस बात को ना। तो इसलिए बुक के चक्कर में अभी नहीं पड़ा। और कोई क्वेश्चन है टॉपिक के संबंध में तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन है किसी का भी, एक्स वाई जेड, बता सकते हो बच्चों? मतलब सभी बच्चे आप बता सकते हो, है ना। अच्छा, सचिन भाई क्या बोल रहे हैं? तो फिर आप पहले अपने नोट्स से जीएस भी कवर करा दीजिए,
उससे 80 से 90% कवर हो जाएगा शायद। बाकी जो लेस इम्पोर्टेंट है वो बाद में करा देना ना। सचिन, ऐसा है ना, GS3 जो मेंस का टॉपिक है ना, वो मैं प्रीलिम्स के बाद ही कराता हूँ। वो प्रीलिम्स के बाद मैं इसलिए करा पाऊंगा क्योंकि ना अभी बच्चों के सामने यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पर कुछ फ्रेशर बच्चे हैं, बिल्कुल फ्रेश, अभी कुछ ज्यादा नहीं जानते। तो उनका कहना ये है कि सर हमें पहले प्रीलिम्स पूरा करना है। आपका है, आपने जैसे मेंस लिखा है, आपने आपने मेरे से बताया था कि आपका शायद चीजें कब, है ना। लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। क्यों, इसमें फायदा ये होगा आपको ना, बिल्कुल अप्रोच में बनवा दूंगा जो GS पेपर 3 है। मैं आपको लिंक करके बताऊंगा कि यहाँ से आप GS पेपर 3 जो मेंस का होता है वहां से लिख सकते हैं। ठीक है सचिन, तो यहाँ पर आप पहले, हम प्रीलिम्स फोकस करेंगे क्योंकि अभी मुझे 100 अभी पूरा कवर करवाना है। यहाँ पर अभी इन्वायरमेंट इकोलॉजी चलेगा, पॉलिटी चलेगा, इंसेंट और मिडवल हिस्ट्री चलनी है ना, और ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चलनी है। तो बहुत सारी चीजें, सिलेबस हमारा अभी पेंडिंग है। और हमें करंट अफेयर्स भी करवाना है, तो GS3 में अभी कवर नहीं करवा सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये डैम श्योर है कि जैसे ही हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है जून में, है ना, वैसे ही मैं आपका GS पेपर 3 का जो इकोनॉमी वाला सेक्शन है वो स्टार्ट कर, है ना। ये मैं बात, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ, है ना। उधर फिर IR और हमारा इकोनॉमी भी चलता है ना। सर आपने मॉक इंटरव्यू कितने दिए थे? मॉक इंटरव्यू में सीन क्या है ना, देखो मॉक इंटरव्यू में देता हूँ और देता था, अब नहीं देता, है ना, देता था अब नहीं देता हूँ। कि मैंने दृष्टि वाले इंटरव्यू दिए हैं मॉक इंटरव्यू, लेकिन जो बिहार पुलिस का मैं इंटरव्यू देने गया था उसमें मैंने कोई भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया। तो क्यों नहीं दिया? तो मुझे मुझे ये महसूस होता है जो क्वेश्चन मॉक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो, उनका अप्रोच अलग होती है। लेकिन तब भी मैं तो, आपकी इच्छा है, अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है। मैंने कितने दिए वो तो छोड़ो तुम, है ना। 2017 में तो मैंने लगभग 4-5 दे देते। 18 वाले में मैंने, कोरोना वायरस था तो केवल 2 ही दिए थे, एक दृष्टि का दिया था और एक उत्तर सेकेंडरी का कानपुर वाला था। ठीक है, ओके। क्या GS3, आइए GS3 लेकिन कवर करा दीजिए। GS3 में कवर करवाऊंगा दोस्त, मुकेश, कवर करवाऊंगा, नो टेंशन। लेकिन बाद में करवाऊंगा ना, PT के बाद। अब क्या क्या करवाऊं, मुझे तो यही वाली बात है, नो इशू, कैरी ऑन प्लान है ना। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू। वो बाद में हो जाएगा सचिन, कोई बड़ा इशू नहीं। मुकेश, ये हम बाद में बताएंगे, मैंने अभी बताया ना। GS पेपर कब हम करें, कितने रुपए लेते हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू जो मॉक इंटरव्यू होता है वो बिल्कुल फ्री होता है। मॉक इंटरव्यू फ्री होता है, लेकिन वो फ्री होने से पहले बहुत मेहनत लगती है। क्या मेहनत लगती है? आपका मेंस क्वालिफाई होना है। यदि आपका मेंस क्वालिफाई नहीं है तो आप मॉक इंटरव्यू नहीं दे सकते, समझे। और कुछ इंटरव्यू क्यों पूछ रहे हो, अभी इकोनॉमी पूछ लो, फिर प्रीलिम्स में है ना। पूछ लिया तो लो, और पूछो जो भी कुछ पूछना है। आज की क्लास में मुझे कुछ और बताना भी है ना, GDP वगैरह बताना है, अभी टाइम है। और कुछ पूछना है, बताओ बच्चों, और कुछ पूछना है? लवली, तुम भी पूछ सकते हो, शायद तुम नहीं आई हो बिल्कुल अभी, है ना, हमारी क्लास में। तो अगर तुम्हें कुछ पूछना है तुम भी पूछ सकती हो। विशाखा, आशुतोष, क्यों भाई आशुतोष, पूछो। ओके, ठीक है, तो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे और बजट के बारे में पढ़ना है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट अभी डील मत करो, है ना। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को अभी डील नहीं करना है आपको। इकोनॉमिक सर्वे और बजट को क्यों नहीं पढ़ना है, इसके बाद डिटेल में अभी बताता हूँ। पहले आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, है ना। पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। जैसे ही मैं आपको बजट वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ, है ना? बजट वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ और मॉनेटरी पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ा देता हूँ। इन दो चैप्टर के बाद आप बजट पढ़ सकते हो, है ना। इन दो चैप्टर के बाद आप बजट पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ सकते हो। अब क्या है, इकोनॉमिक सर्वे इतना मोटा आता है, बजट इतना मोटा आता है, तुम क्यों पढ़ रहे हो भाई? तुम अपना अभी पहले GST कवर कर लो, है ना। मतलब तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सबके लिए बोल रहा हूँ, है ना। पहले भाई अपना GS तो कवर करो। आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर कर ले, पहले वो तो कवर करो। इकोनॉमी सर्वे और जो बजट होता है इनकी समरी आती है, क्योंकि कोचिंग वाले जो होते हैं, कोचिंग वाले बहुत मेहनत करते हैं, है ना। तो उनका फायदा होता है। वहां पर हर एक कोचिंग वाला क्या देता है, इनकी समरी देता है। बजट की समरी दे देता है, इकोनॉमिक सर्वे की समरी दे देता है। तो वो समरी लगभग 20 से 22, 23, 30 पेजेस की रहती है ना। तो उन पेजेस की जो समरी होगी उन्हें याद कर लो, बस आपको ये करना है।
वहां पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक सर्वे नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे हमें नहीं पढ़ना होता है ना। या फिर क्या होता है, एक यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स होते हैं, वो चैनल वाले क्या है, इकोनॉमिक सर्वे की और बजट की समरी देते हैं, तो उन समरी को आप डील कर सकते हो वहां से, है ना। हाँ ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। लवली, है ना। तो यहाँ पर है आपका सी ना, समझे ना बच्चों। यहाँ पर आपको और कोई क्वेश्चन है किसी का, फिर आगे चले। तो भाई शुभम, तुम्हारा डाउट क्लियर हुआ इकोनॉमिक सर्वे वाला, है ना। ठीक है, तो बच्चों इकोनॉमिक सर्वे को लेकर ज्यादा नहीं चलना है। अब देखो हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जीडीपी ना। देखो जीडीपी क्या होती है, पहले इस बात को समझते हैं। देखो इन चीजों के मैं नोट्स नहीं, नोट्स बनवाऊंगा, चलो बनवा दूंगा, ठीक है। लेकिन आज हम सिंपल समझेंगे क्या होता है जीडीपी, है ना। पहले हम समझते हैं जीडीपी क्या होता है, बहुत बार न्यूज पेपर में सुनते हो जीडीपी क्या होता है, बहुत बार शब्दों में सुनते हो, न्यूज पेपर में सुनते हो जीडीपी क्या होता है। तो भाई ये जीडीपी का आज मतलब समझ लेते हैं। पहले इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्या है इसके पूरा नाम, है ना। क्या है इसका नाम, ये पूरा सकल घरेलू उत्पाद। सकल मतलब ग्रोस, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। सकल घरेलू उत्पाद इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। पूरा नाम क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। पहले मैं आम आदमी की भाषा में बता देता हूँ जीडीपी क्या होती है, और फिर इकोनॉमी की भाषा में बता देता हूँ जीडीपी क्या होती है। पहले आम आदमी की भाषा में हम समझते हैं जीडीपी क्या होती है। ये हमारा मान लो, ये पूरा भारत, ये हमारा पूरा भारत, गोल भारत बनाते हैं मैंने, तो कहीं समझ लो ये हमारा भारत। इस भारत के अंदर, है ना, इस भारत के अंदर जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है वो क्या है, आपकी जीडीपी है। क्या बोला मैंने, वस्तु एंड सेवाओं का उत्पादन, उत्पादन होता है, उनका जो मूल्य होगा, जो उनका मूल्य होगा वो क्या होगा, आपकी जीडीपी। अब इसे और समझते हैं बीच में क्या होता है, पहले वस्तु बता देता हूँ। वस्तु हमारे देश में जितनी भी वस्तुएं बनती, चाहे भाई वो जिस फोन से आप देख रहे हो, मोबाइल फोन है आपका, वो भी हमारे देश में उत्पादन हुआ है इसका। यदि हमारे देश में उत्पादन हुआ है, यदि चाइनीज मोबाइल देख रहे हो जो चाइना में उत्पादन हुआ है, तो ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगा, क्योंकि इसका उत्पादन क्या हुआ है, चाइना में हुआ है, तो ये नहीं होगा। यदि मेक इन इंडिया वाला आप मोबाइल यूज कर रहे हो जो इंडिया में बना हुआ है, तो वो क्या है, हमारी जीडीपी का पार्ट है। खैर नहीं है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, आस पड़ोस देख रहे होंगे, पेन तो कम से कम इंडिया में बनना होगा, है ना। तो पेन का जो उत्पादन हो रहा है हमारे देश में वस्तु का, वो क्या है, हमारा इंडिया में हो रहा है, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। आपके आस पड़ोस की जितनी भी चीजें आप देख रहे हो, यदि उनका उत्पादन हमारे इंडिया में हुआ है, तो वो क्या है, हमारी जीडीपी का पार्ट। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज यहाँ पर है सेवाओं के बारे में। सेवा क्या है, सेवा देखो बच्चों ये है, आप मेरे से पढ़ रहे हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं सेवा प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, और इसके बदले में आपको जो पेमेंट भी दे, है ना। तो पेमेंट दे रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेवा का पार्ट हो गया। बाद में पूछना, पहले एक बार टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना फिर, तो फिर उसके बाद पूछना तुम। अभी बता दूंगा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर, पहले ये जो फोकस चल रहा है पहले इस पर चलते हो, है ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या है, वस्तु एवं सेवाओं के संबंध में बता रहा हूँ। सेवा, सेवा में मतलब ये होता है, देखो मैं आपको क्या दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ और उसके बदले में आप मुझे पैसा दे रहे हो। तो मेरे जैसे और भी इस भारतवर्ष में टीचर्स होंगे जो क्या कर रहे होंगे, सर्विस दे रहे होंगे, टीचिंग दे रहे होंगे। तो ऐसे सभी लोगों का, है ना, ऐसे सभी लोगों की सेवाएं जिनका पैसा भी मिल रहा है ना, जिनका रिटर्न में पैसा भी मिल रहा है, वो क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक जीडीपी का पार्ट हो जाएगा, है ना। मात भाई एजुकेशन ही क्यों देख रहे हो, आप ऐसी बहुत सारी चीजें देख सकते हो जहां पर आप किसी वस्तु का आदान प्रदान तो नहीं कर रहे हो, लेकिन सेवा का आदान प्रदान कर रहे हो। कैसे, आप भी हमारे उत्तराखंड में आ रहे हो घूमने, है ना, या हिमाचल जा रहे हो, आप जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हो, कहीं भी एक्स जा सकते हो, होटल में ठहरोगे, है ना, परिवहन बस बस का यूज करोगे आप, है ना, कहीं बहुत सारी चीजों का यूज करोगे ना। तो जब आप उन चीजों का यूज करोगे, तो इसका मतलब है उसके बदले में आपने पैसा दिया, और किसी प्रकार की वस्तु तो नहीं ली ना, लेकिन सेवाएं ली। होटल में ठहरे, है ना, होटल में ठहरे, बस का यूज कर रहे हो, टेम्पो वाले चला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कोई आपको पैसा थोड़ी ना दे, कोई किसी प्रकार की वस्तु थोड़ी ना दे रहे हैं, मात्र वो क्या दे रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं। तो सेवाओं से मतलब वो हो गया जिसमें हम किसी रिटर्न में किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि क्या है, कुछ प्रकार की सुविधाएं मिलती है।
है ना। तो ऐसी सभी सेवाएं, है ना, ऐसी सभी सेवाएं जिनका क्या मिलता है, पैसा मिलता है हमें, वो क्या हो जाता है, जीडीपी में काउंट हो जाता है, वो हो जाता है जीडीपी में काउंट हो जाता है। अब एक बार बताओ बच्चों, अब ये बताओ, आपकी मम्मी, है ना, आपकी मम्मी आपको रोटी बनाकर दे रही है, रोटी बनाकर दे रही है। जब आप छोटे थे तो आपको सुलाती भी थी ना, सो जा बेटा, सो जा, सो जा बेटा, सो जा। तो उसके बदले में आपने अपनी मम्मी को ही पेमेंट किया? हाँ या ना में जवाब दो। आपने अपनी मम्मी को पेमेंट दिया? बताओ, पेमेंट दिया? ओके, नहीं दिया ना, नहीं दिया, नहीं दिया पेमेंट, है ना। तो इकोनॉमी की भाषा में, तो इकोनॉमी की भाषा में ये चीज जीडीपी में काउंट नहीं होगी, ये चीज जीडीपी में काउंट नहीं होगी। यदि हाँ, अब रोटी आप घर पे खा रहे हो, अब होटल पे चले गए, होटल वाले भी रोटी दे रहा है जो मम्मी दे रही थी, मम्मी ज्यादा बेटर देती है रोटी, होटल वाले बस ऐसे ही दे देते हैं। अब जा रहे हो वहां पर रोटी ले रहे हो, उसके बदले में पेमेंट कर रहे हो आप, तो भाई ये वाली रोटी काउंट हो जाएगी, क्योंकि क्या कर रहे हो, आपने वस्तु ली और उसके बदले में पेमेंट भी किया। तो पेमेंट करना भी क्या है, इकोनॉमी का पार्ट हो जाता है ना। यदि आप पेमेंट नहीं करोगे तो भाई क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, है ना। तो समझे ना, तो वो इकोनॉमी का पार्ट नहीं हो पाएगा। यदि आप पेमेंट कर रहे हो तो भाई इकोनॉमी का ये पार्ट होगा। सही है ना बच्चों, ये है आपका मैटर, समझे। ओके, तो एक, पहली बात तो वो सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं। अब क्या देखेंगे, अब इसके हम इकोनॉमी की परिभाषा में चलते हैं कि जीडीपी की एक्चुअल परिभाषा होती क्या है ना। तो देखो बच्चों, ये है अपना, देखो प्यारा भारतवर्ष है, कुछ इस तरह का मैं बताता हूँ छोटा सा, है ना। इतने से बना देते हैं, बहुत ही सफिशिएंट है। ठीक है, ये हमारा भारत है। अब इस भारत में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर, इस भारतवर्ष के अंदर, है ना, जीडीपी की अब मैं डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। इस भारतवर्ष के अंदर जितनी वस्तु एवं सेवाओं का, है ना, सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके आर्थिक मूल्य, है ना, उसके आर्थिक मूल्य को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। उन सभी आर्थिक गतिविधि, ना वे सभी आर्थिक गतिविधि जिसमें वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है ना, उनके मूल्य को, है ना, उनके सकल मूल्य को, है ना, उनके टोटल मूल्य को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। उनके मूल्य को जीडीपी बोलते हैं। अब मात्र ये भारत भूमि भूमि नहीं, इस भूमि के चारों तरफ एक होता है, आपने कंसेप्ट सुना होगा, ईईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये क्या होता है, ये बच्चों यहाँ पर भारत के चारों तरफ की समुद्री सीमा है, इसके 200 नॉटिकल माइल तक होता है ना, 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, यानी समुद्र जो है भारत के चारों तरफ के 200 नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल्स में कितना होता है, 1.8 किलोमीटर के अराउंड होता है, 1.8 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है, 1.8, आगे भी बहुत सारी यूनिट है ना, तो वो नहीं है, 8.2 है शायद आगे, इतना ज्यादा नहीं है, बस 8.2 समझ लो। एक नॉटिकल माइल्स बराबर कितना होता है, 1.8 किलोमीटर के अराउंड, है ना। तो ये बात भी आपने समझी, 200 नॉटिकल माइल्स वाला हो गया कंसेप्ट, है ना। समझे ना बच्चों, ये वाली बात आपका। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें, यहाँ पर एक्टिविटी होती है, क्या भाई, मत्स्य उत्पादन हो रहा है ना, मछली का उत्पादन हो रहा है, मछली का उत्पादन तो यहाँ पे भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, लेकिन समुद्र में भी तो होता है ना। तो वस्तु तो वो भी है ना बच्चों, मछली पकड़ कर ला रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भाई इस एरिया में भारत के मछुआरे जा सकते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, ये भी इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे मैंने आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की जब मैपिंग करवा रहा था, तो उसमें ये बात बताई थी कि यहाँ पे क्या है, मुंबई हाई है, मुंबई हाई, तो मुंबई हाई अपतटीय क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, मुंबई से ज्यादा दूर नहीं है, मैंने बताया था आपको, है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी उत्पादन हो रहा है पेट्रोलियम का, तो भाई ये भी तो भारत का पार्ट है ना। तो ऐसी क्या है, जो भारत का एक आर्थिक क्षेत्र। अब हम यहाँ पर क्या, एक टर्म ऐड कर रहा हूं, भारत के आर्थिक क्षेत्र। तो अब क्या ऐड करा, भारत के आर्थिक क्षेत्र में, है ना, सभी वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं, के सकल, यानी के कुल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं, के कुल मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। इस सिंपल सी डेफिनेशन थी। बताओ बच्चों, सबको समझ में आया जीडीपी क्या होती है? यदि समझ में नहीं आया तो बता सकते हो, है ना। बताओ, सबकी समझ में आया ना? ओके, किसी समझ में नहीं आया मुझे उसका भी रिप्लाई चाहिए ना। जीडीपी बार बार सुनते होंगे, जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है, तो आज आपको क्लियर हुआ ना जीडीपी क्या है।
है ना। सबको क्लियर हो जाएगा जीडीपी क्या है ना। ठीक है, ओके, बढ़िया, वेरी गुड, सबके क्लियर हुआ भाई जीडीपी क्या होती है। फिर आगे की तरफ चलते हैं। भाई जीडीपी आपको पता चल गया क्या हो गया, तो लिख लो इसे, अगर आप लिखना चाह रहे हो अपनी भाषा में ना, लिख लो। लिख लो पहले भाषा में, कि भाई नोट्स बनाओ सभी अपने अच्छे से, कि लिखो जीडीपी। जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, या फिर लिखो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ये लिखो इसमें, भारत के आर्थिक क्षेत्र में, भारत के आर्थिक क्षेत्र में, भारत के आर्थिक क्षेत्र में होने वाली, भारत के आर्थिक क्षेत्र में होने वाली, होने वाली, होने वाली, होने वाली बे होने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का, होने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का जो जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित, जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, संबंधित है, संबंधित है के कुल मूल्य, के सकल या कुल मूल्य, के सकल या कुल मूल्य, कुल मूल्य को दर्शाता है, पहले कुल मूल्य को दर्शाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया आपका जीडीपी, कुल मूल्य को दर्शाता है। ओके, अब मुझे एक नया और कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ, अभी टाइम हमें परमिशन दे रहा है, टाइम हमें परमिशन दे रहा है। ठीक है, ओके। अब हमें देखो एक और चीज आपने सुना, अब देखो दो, अब ध्यान रखना, हम यहाँ पर दो टर्म बदली, एक है जी और एक है डी, है ना। भाई जी से क्या हुआ, ग्रोथ हो गया, और डी से क्या हो गया, डोमेस्टिक यानी घरेलू। यानी कि एक है भैया सकल आपका, सकल है ना, दिखाई दे रहा है, और एक है भैया आपका यहाँ पर है घरेलू, घरेलू, है ना, सकल और घरेलू। सर इसे लिख सकते हैं क्या, जीडीपी को भारत के अंतर्गत, है ना, अंतर्गत उपभोग वस्तु और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं। उत्पादन है ना, हाँ, जो भारत के अंदर उत्पादित होती है, जो भारत के अंदर उत्पादित होती है, तो मैंने उत्पादन नहीं लिखवाया क्या, उन सभी को, वही बेसिकली भारत में उत्पादन होती है, मैंने बताया ना, इनका उत्पादन कहाँ होता है, भारत में होता है, बताया तो। अगर सेंटेंस में अगर नहीं आया तो वहां पर लिख लो, उन सभी क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लो, उत्पादित, उत्पादित को ऐड का उत्पादन बोला तो उत्पादन का मूल्य, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वहां पे ऐड कर लेगा यदि उत्पादन नहीं लिखा तो, है ना, हाँ बताया हूँ ना, तो ठीक है, बताऊँ तो ठीक है। एक मिनट रुको, और इसका और क्वेश्चन हो जाएगा प्रियांशु का, जो पूछ रहा था ऊपर। चाइनीज फोन पर जो टैक्स लगता है वो तो जीडीपी में काउंट होता है, काउंट होगा, अच्छा, जो जीडीपी में काउंट होगा या नहीं होगा, वो अभी मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा, जब मैं आपको ना एक डेफिनेशन लिखाऊंगा, क्या बोलते हैं जीडीपी की, और एग्जैक्ट फॉर्मूले के अनुसार, ठीक है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, एक जीवीए का कंसेप्ट आएगा ना, जीडीपी बराबर जीवीए, जीवीए प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ये भी आएगा, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी ये अभी आपको बताऊंगा, ठीक है, तो उसको थोड़ा वेट करो, है ना, ठीक है, तो ओके, यहाँ पर जीडीपी के बारे में आपको पता चलेगा। अब आते हैं, देखो सकल और घरेलू के बारे में मैं आपको बताता हूँ, देखो, ठीक है। अब देखो हम दो चीजें, तीन चीजें पढ़ने वाले हैं, सकल,
घरेलू सकल परिवर्तित होगा शुद्ध में, और यहाँ पर क्या होगा था, घरेलू होगा राष्ट्रीय में। यानी कि अब हम कौन कौन से शब्द पढ़ने वाले हैं। जीडीपी आपने पढ़ा, जीडीपी को एनडीपी में परिवर्तित कर देंगे हम, एनडीपी। और फिर यहाँ पर फिर इसे हम परिवर्तित कर सकते हैं जी, जी से यहाँ पे एन, डी से एन कर सकते हैं, अभी देखेंगे हम। और फिर क्या बोलते हैं एन एन पी, इन चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आप टर्म सुनते होंगे, है ना, ये टर्म आपने सुने होंगे, जीडीपी, जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी। ये जनरली क्वेश्चन कहीं भी नहीं आते हैं, वनडे एग्जाम से यदि आप तैयारी कर रहे हो तो वहां पर बिल्कुल, यूपीएससी में बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। न्यूज़पेपर में कभी कभी सुनने को मौका मिल सकता है, पीसीएस में जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आ भी सकता है ना, तो उसके लिए भी हमें तैयारी करनी है, ठीक है। लेकिन तब भी इनका मतलब पता होना चाहिए, तो अगर मतलब पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी ज्यादा परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ वनडे एग्जाम की तैयारी तो कर ले रहे हो। देखो यहाँ पर है, पहले हमें आपको बताता हूं घरेलू और राष्ट्रीय, घरेलू और राष्ट्रीय वर्सेस राष्ट्रीय। देखो जैसे अभी मैंने आपको भारत का मैप बनाया था, है ना, भारत का मैप बनाया था इस तरह से, ठीक है, ये भारत का मैप बना। तो इस भारत के मैप में अभी मैंने आपको ये बताया था इस तरह से, 200 नॉटिकल माइल्स का क्या है, ये भारत का क्या है, ईजेड है। यानी कि क्या हो गया, ये भारत की ये जो पूरा क्षेत्र हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, भारत के आर्थिक क्षेत्र, है ना, आर्थिक क्षेत्र। ये आर्थिक क्षेत्र क्या है, भारत का घरेलू डोमेस्टिक घर है ये भारत का। तो यानी यहाँ पर जितना भी उत्पादन होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका डोमेस्टिक, वो क्या होगा आपका डोमेस्टिक आर्थिक क्षेत्र होगा। क्लियर ना ये वाली बात, आपको क्लियर होगी। डोमेस्टिक का मतलब आपको पता चल गया होगा कि हमारे देश में जितना भी हो रहा होगा उत्पादन वो क्या है, एक रेट। सेम चीज पाकिस्तान के संबंध में भी अपना है। पाकिस्तान का भी एक अपना भूभाग है, और उसका क्या है अपना एक ई जेड भी होगा, 200 नॉटिकल माइल तक होगा। सेम अमेरिका के बारे में होगा, सेम नॉर्थ कोरिया के बारे में भी होगा, ना सूडान के बारे में भी होगा। हर तरह का क्या होता है अपना जीडीपी होती है। अब किसी देश की जीडीपी ज्यादा होती है, इसका मतलब क्या होता है, उस देश में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। और किसी देश की क्या होगी, बहुत कम होगी, है ना, सूडान की क्या होगी, बहुत कम होगी। उसका मतलब क्या है, उनका उनके देश में वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ये होता है आपका जीडीपी में, ये है घरेलू से संबंधित, ठीक है ना। ओके एनीवे, अब आते हैं, देखो घरेलू आपने समझ लिया, यानी कि आर्थिक क्षेत्र में एक्टिविटी हो रही है वो घरेलू। अब आ जाते हैं राष्ट्रीय, राष्ट्रीय क्या होता है ना, तो राष्ट्रीय बेसिकली, ये राष्ट्रीय का मतलब हो गया भारतीय, भारतीय संबंधित। अब अब भारतीय से संबंधित ये हो गया कि भारत के लोग, भारत के लोग कितना क्या बोलते हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं वस्तु एवं सेवाओं का। मैंने क्या बोला, भारत के लोग कितना वस्तु एवं सेवाओं का प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आपके मन में ये बात आई होगी कि यहाँ पे भी तो भारत के लोग कर रहे थे, तो इसे फिर घरेलू बोल रहे हैं और इसे राष्ट्रीय क्यों बोल रहे हैं। तो मैं उसका आंसर ये देता हूँ कि बच्चों ये हमारे देश में जो वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मान लो कोई एक अमेरिका की कंपनी लगी हुई है, या फिर एक साउथ कोरिया की कंपनी आपकी हुंडई कार बना रही है गुड़गांव में, है ना, तो बताओ बनाने वाले कौन है, कोरिया के लोग हैं, लेकिन उत्पादन कहाँ हो रहा है, हमारे देश में हो रहा है। कोरिया की कंपनी हुंडई कार बना रही है यहाँ पर आपकी, है ना, गुड़गांव में, वो तो हमारे देश में रही है, यानी कि ये पार्ट किसका होगा, घरेलू का। क्या भारत की कंपनी इसे बना रही है, नहीं बना रही है, तो ये राष्ट्रीय का पार्ट होगा, नहीं होगा, राष्ट्रीय का पार्ट होगा, नहीं होगा। समझे इस वाली बात को। हमारे देश में बहुत सारी विदेशी लोग, विदेशी कंपनियां भी तो काम कर रहे हैं, तो लेकिन वो भारतीय है, आपका वो नहीं है सर भारतीय। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति क्या बोलते हैं, घरेलू का तो पार्ट हो सकते हैं, यानी जीडीपी का पार्ट में तो शामिल होंगे, लेकिन वो बच्चों यहाँ पर राष्ट्रीय में, यानी हम बोल सकते हैं जहां पर एन आ रहा है वो इसका पार्ट नहीं होगा, वो इसका पार्ट नहीं होंगे। तो ऐसी हर वो कंपनी या फिर व्यक्ति जो भारत में रह रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी
क्या बोलते हैं, उत्पादन किसी दूसरे देश के लिए कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो भारत का पार्ट नहीं होगा। यानी इसमें केवल केवल भारतीय से संबंधित कंपनियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। तो एक बात बता दो सिंपल सी, कि जीडीपी में तो भारतीय शब्द का मतलब आप समझे, भारत का मतलब है जो भारत के लोग होंगे, जो भारत के लोग होंगे वो उत्पादन कर रहे होंगे। इस बात का मतलब समझे, सभी बच्चे समझे? जिसे समझ में नहीं आया मैं दोबारा बता दूंगा। ऐसी बहुत सारी कंपनी होगी, एप्पल भी अपनी प्लांट लगाने वाली है अपने भारत में, तो वो उत्पादन करेंगी, वो घरेलू को तो पार्ट हो सकता है लेकिन राष्ट्रीय का पार्ट नहीं होगा, है ना। माल घरेलू और भी बहुत सारी, जैसे आपकी जापान ने मेट्रो, ये जापान ने बुलेट ट्रेन बनवाई, तो जापान का तो जीडीपी का तो पार्ट हो जाएगा लेकिन नेशनल का पार्ट नहीं होगा हमारे देश, है ना। आया ना सबके समझ में? समझ गए, है ना? समझ गए ना सबको, है ना? तो ठीक है। अब एक बार बता दो, ये अगर हम सिंपल सा, जब हम राष्ट्रीय निकालने वाले, हम जब राष्ट्रीय निकालने वाले, तो इस राष्ट्रीय निकालने के संबंध में मैं लिख देता हूँ। अगर किसकी समझ में नहीं आया तो वो मुझे बता सकता है ना। देखो, अगर हम राष्ट्रीय निकाल रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय निकालने के संबंध में हमने घरेलू में से, है ना, घरेलू में से क्या घटा दिया, क्या घटा दिया, जो विदेशों की आय थी, है ना, विदेशियों की इनकम, ना, विदेशियों की इनकम थी, है ना, विदेशियों की, या फिर बोलो विदेशियों के द्वारा द्वारा उत्पादन मूल्य को हमने क्या है, घटा दिया। तो विदेश की बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर काम कर रही हैं, है ना, वो क्या हुआ, वो माइनस हो जाएगा यहाँ। अब चाइना का यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही है, सेवाएं दे रही है, सर्विस दे रही है। अब जैसे अमेजन है ना, अमेजन जो डिलीवरी देती है, वो क्या है, यूएसए की कंपनी है, यूएसए की कंपनी। अब वो सेवा दे रही है, बहुत सारा उत्पादन दे रही है, प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ पर, सेवाओं सर्विस दे रही है, उसके बदले में आप पैसा दे रहे हो। तो ये भी सब जितनी भी चीजें होंगी ये हमारी जीडीपी में काउंट नहीं होगी, है ना। यहाँ पे घरेलू में शामिल नहीं होगी, ये घरेलू में शामिल नहीं होगी, तो उसे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। ठीक है भैया, आपने माइनस तो कर दिया, लेकिन भारत की भी तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होंगी जो अमेरिका में काम कर रही हैं, जो अमेरिका में काम कर रही हैं, जो यूरोप में काम कर रही हैं, जो अफ्रीका में काम कर रही हैं। अफ्रीका में आप जाओगे, केनिया वगैरह में, तो आप एयरटेल काम करता है, एयरटेल, है ना। भारत की फोन जो सिम बनाता है एयरटेल, वो काम करता है। भारत की नैनो कार जो टाटा कंपनी की है, वो अफ्रीका में बहुत पॉपुलर हो गई है। तो भारत के लोग भी क्या बोलते हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। भारत के लोग, भारतीय सब, है ना, तो भारत के लोग भी काम कर रहे हैं ना, तो वो भी तो पैसा कमा के ला रहे होंगे ना, वो भी पैसा ला के कमा रहे होंगे, तो वो चीज क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो भारतीयों के द्वारा विदेशों में, है ना, विदेशों में उत्पादन मूल्य क्या हो जाएगा, उसे हम ऐड कर देंगे, उसे क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो उससे क्या निकल जाएगा आपका, घरेलू निकल जाएगा ना, है ना। देश के घरेलू मतलब देश के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, सही है। और राष्ट्रीय मतलब भारतीय नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाएं, हाँ, वस्तु एवं सेवाएं, बिल्कुल सब सही समझे तुम प्रियांशु, जो भारतीयों के द्वारा उत्पादन, है ना। अब वो पूरे विश्व में कहीं भी हो सकता है ना, वो पूरे विश्व में कहीं भी हो सकता है। तो ये क्या है, यानी कि सिंबल का आप समझे, राष्ट्रीय एवं घरेलू का मतलब आप, है ना। एक और चीज बता देता हूँ, फिर आपका ये टॉपिक की तीनों जो चार टर्मोलॉजी है वो आप समझ जाओ। एक आप राष्ट्रीय और घरेलू समझे, सबकी बच्चों की समझ में आया, राष्ट्रीय और घरेलू के मध्य अंतर समझ में आया, जल्दी से बता दो, है ना। सबकी समझ में आया ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ना कोशिश करा करो सभी बच्चे यहाँ पर मैसेज लिखो, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। अरे यहाँ पर क्या है, आपने घरेलू और राष्ट्रीय समझा, एक और समझा होगा, एक सकल होता है और एक होता है, एक होता है सकल और एक होता है शुद्ध, एक सकल और एक शुद्ध होता है। अब क्या होता है, देखो बच्चों, सकल एवं शुद्ध ये होता है। मुझे याद है कि भाई हम जो है घर में रहते थे, घर में एक गन्ना होता है, शुगर केन, आपको सब गांव से संबंधित हो, गन्ना, है ना, गन्ना जानते हो ना, शुगर केन। तो क्या होता है, गन्ना हमारे पापा ट्रॉली लेकर आए, गन्ना भरा हुआ था, ठीक है। तो उस गन्ने का जो वेट था, तो मान लो वो 200 कुंटल हो गया, 200 कुंटल तो शायद ज्यादा बोलते हैं, जितना भी होगा मान लो 200 कुंटल हम वेट मान के चलते हैं।
लेकिन किसी कारणवश से पापा को मेरे बाहर जाना पड़ा ना, बाहर जाना पड़ा। और जब वो बाहर गए, 3-4 दिन लगा उन्हें बाहर जाना पड़ा, तो क्या हुआ, गन्ना जो है वो धूप में रहा, वो रहा गन्ना धूप में रहा, और फिर वो गन्ना क्या हो गया भाई, सूख गया। धूप से क्या हो गया, सूख गया, उसका रस क्या हो गया, खत्म होना शुरू हो गया। तो वो 200 कुंटल से कितना हो गया, 160 हो गया। 200 कुंटल से 160 हो गया। 160 नहीं हुआ, 180 हो गया हुआ, मान लो 180 हुआ। 200 से 180 हो गया भैया। 200 कुंटल फिर ये हो गया सकल। अब बाद में जो बचा धूप की वजह से वो हो गया 180 कुंटल। सकल और घरेलू में यही कंसेप्ट होता है। अब इसे हम समझते हैं ये चीज में, किस चीज में, यहाँ पर आपका यहाँ इकोनॉमी में कैसे बड़े बड़े उद्योग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं ही क्या एक रिक्शा चलाने वाले का एग्जाम्पल। एक रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति ने क्या किया, आपका वो क्या बोलते हैं, रिक्शा चलानी स्टार्ट कर दी, और रिक्शा चलाने के लिए उसने नई रिक्शा खरीदी। उसने नई रिक्शा खरीदी, ठीक है, नई रिक्शा खरीदी। मान लो उसने 1 लाख रुपए की रिक्शा खरीदी। 1 लाख रुपए की रिक्शा खरीदी, ठीक है भैया, खरीद ली। तो ये क्या हुआ, उस खरीदी यहाँ पर रिक्शा। अब क्या होता है, उसने कमाई कर ली भैया 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कमाई कर ली। तो जीडीपी में योगदान कितना हो गया, जीडीपी में योगदान कितना हो गया, 50,000। बताओ बच्चों, जीडीपी में योगदान 50,000 हुआ ना, है ना। हाँ या ना में तो उसने 50,000 की सेवा ही दी ना, 50,000 की सेवा ही दी ना, ठीक है, ओके, सबको समझ में आया ना, 50,000 की सेवा ही दी। ध्यान से सुनते रहना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे अच्छे समझ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ मोदी जी लैंग्वेज। 50,000 की उसने भैया सेवा दे दी। अब बताओ क्या हुआ, लेकिन ये जो 1 लाख रुपए की रिक्शा है, 1 लाख रुपए की रिक्शा है, यदि ये इसे बेचना चाहे 1 महीने बाद, 1 महीने बाद इसे बेचना चाहे, इसे बेचना चाहे तो ये कितने में बिकेगी। मान लो ये बिक गई भाई, 1 लाख की नई नई रिक्शा है, और बेच रहा है 1 महीने बाद, तो 1 लाख में तो नहीं बिकेगी, कुछ तो चला लिया ना उसने, उसने कुछ तो चलाया ना। मान लो वो बिक गई भाई 90,000 की, 90,000 की बिक गई, है ना, 90,000 की बिकी। अब यानी 10,000 का क्या हो गया यहाँ पर, लॉस हुआ ना। इसका क्या हुआ, मूल्य ह्रास हुआ। 10,000 का क्या हुआ, मूल्य ह्रास हुआ, भार ह्रास हुआ। अब बता दो, ये बच्चों शुद्ध हो गए, ये हो गया सकल हो गया, और ये जो 10,000 रुपए का इसे नुकसान हो रहा है, जो मशीन की हिसाबत हो गई, या पुरानी जो मशीन हो गई, उसका भी तो माइनस होना चाहिए ना। इसका मतलब ये है, जो 10,000 हो गए वो तो माइनस हो जाएंगे, ये 40,000 क्या होगा बच्चों, शुद्ध होगा, शुद्ध होगा। समझे कंसेप्ट क्या होता है, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों, सकल शुद्ध हमें प्राप्त करना है, शुद्ध चीज हमें प्राप्त करनी है, तो सकल में से आप क्या है, मूल्य ह्रास या भार ह्रास को आप निकाल दो। भार ह्रास को आप हटा दो, तो आपको शुद्ध की प्राप्ति हो जाती है, तो आपको शुद्ध की प्राप्ति हो जाती है। अब बता दो बच्चों, समझ में आया शुद्ध और सकल का कंसेप्ट क्या है, जल्दी से बताओ बच्चों। शुद्ध और सकल का कंसेप्ट क्या होता है, समझ में आया सभी की, क्लियर है ना। और बताओ सभी बच्चे बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो आपने इन 4 कंसेप्ट को भी समझ लिया, अगर ये समझ लिया आपने, तो इन 4 कंसेप्ट को भी समझ लिया। कौन कौन से कंसेप्ट भैया, इस कंसेप्ट को समझ लिया, जीडीपी अभी बताता हूं कैसे समझा, अभी से मिटान देते हैं और इससे कर देते हैं समाप्त। कैसे, अब मैं बोलता हूं बच्चों, आप जीडीपी को किसमें चेंज करना है हमें, मान लो हाँ बताता हूँ, जीडीपी को यहाँ पे हमें चेंज करना है, जीएनपी में चेंज करना है, यानी कि घरेलू को किसमें चेंज करना है, राष्ट्रीय में चेंज करना है ना, राष्ट्रीय में चेंज करना है। तो इसे चेंज करने के लिए बच्चों बताओ हम क्या करेंगे, इसमें से घरेलू को राष्ट्रीय में चेंज करना है। इसका मतलब क्या हुआ, विदेशों में, विदेशियों के द्वारा जो हमारे भारत में इनकम कमाई गई होगी, वो हम इसमें से जीडीपी में माइनस कर देंगे, और हमें, और जो भारतीयों द्वारा विदेशों में जो इनकम प्राप्त हुई होगी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें जीएनपी प्राप्त हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, टोटल जितनी भी इनकम हमें प्राप्त हो रही है, सकल सकल हमें प्राप्त हो रही है, और भारतीयों के द्वारा, वो क्या हो गया, जीएनपी हो गया।
है ना, हमारे भारतीयों के द्वारा, वो चाहे विदेश में हो या भारत में हो, वो जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, जीएनपी हो, वो क्या हो गया, जीएनपी हो गया, है ना। अब क्या है, इसे करते हैं एनडीपी। एनडीपी एनडीपी का मतलब ये हो गया, हमारे देश के अंदर, चाहे वो विदेशी हो या फिर घरेलू हो, है ना, घरेलू डोमेस्टिक, यानी हमारे घर में, यानी हमारे देश में, चाहे हमारे देश में वो विदेशी हो या भारतीय हो, उनके द्वारा जितनी भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसमें से हम यदि मूल्य ह्रास घटा देते हैं, भार ह्रास, भार ह्रास ना, भार ह्रास घटा देते हैं, क्योंकि जी को हमें एम में कन्वर्ट करना है ना, ग्रोथ को हमें सकल में कन्वर्ट करना है, यानी कि हम जीडीपी में से यदि भार ह्रास घटा देते हैं, तो हमें एनडीपी प्राप्त हो जाता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं इसमें से जीएनपी, जीएनपी को एनएनपी में बदलने के लिए, तो आप बता दो बच्चों, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत के लोगों के द्वारा, हमारे भारत के लोगों के द्वारा जितना शुद्ध उत्पादन हो रहा है, यानी जितना शुद्ध उत्पादन वस्तु एवं सेवाओं का शुद्ध उत्पादन हो रहा है, यानी हमने भार ह्रास को घटा दिया है, तो हमें क्या हो जाएगा, एनएनपी की प्राप्ति हो जाएगी, है ना, एनएनपी की प्राप्ति हो जाएगी। अब बता दो बच्चों, ये तुम्हें चारों कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, है ना, बताओ सबके चारों कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए। एन को भैया जी में बदल दो, जी को एन में बदल दो, इसका मतलब क्या हो गया, आप भारी रास घटा दोगे। आपको भैया राष्ट्रीय में बदलना है तो राष्ट्रीय में है, डोमेस्टिक को बदलना है ना, सही है ना बच्चों, वेरी गुड, है ना। किसी कोई समस्या है, कोई समस्या है, अगर इस चीज को समझ में ना आया कैसे क्या कन्वर्ट हुआ है, तो एक बार बता दो, जब आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो इसका मतलब सब चीज समझ जाओगे, है ना। कोई डाउट है, क्लियर है सबकी, है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर मान लो कुछ समस्या है तो बता सकते हो, मैं दोबारा बता दूंगा, है ना। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम की समाप्ति हो गई है, तो थोड़ा सुनो, रिपीट करना है ना, अब अगर रिपीट करना, रिपीट देखो, अब ये मैं बताना चाह रहा था क्या, अब समझ जाओगे, अब समझ जाओगे। अगर मान लो भैया ये जीडीपी है, अब जीडीपी को मुझे चेंज करना है, इसमें एन चेंज करना है, एन डी पी में चेंज करना है, एनडीपी में चेंज करना है, यानी देखो ये पी है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, है ना, डी है, कोई टेंशन नहीं, यानी कि यहाँ पर है, जी का मतलब क्या होगा, सकल, और ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ये हो गया सकल, ये हो गया शुद्ध। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि भाई जब हम सकल को शुद्ध में करेंगे कन्वर्ट, तो यहाँ से यदि सकल में से मैं मूल्य ह्रास या भार ह्रास घटा देता हूँ, भार ह्रास घटा देता हूँ, तो किसकी प्राप्ति हो जाएगी, आपकी एनडीपी की प्राप्ति हो जाएगी। यानी इक्वेशन क्या बनी, जीडीपी बराबर, सॉरी एनएनपी, एनडीपी बराबर क्या हुआ, एनडीपी बराबर क्या हुआ आपका, जीडीपी माइनस क्या बोलते हैं, भार ह्रास, क्योंकि आपको एन एन को किसमें, जी को एन में परिवर्तित करना था, समझे ना, बताओ, अब समझे, हम अब समझे, जीडीपी को हमने एन में परिवर्तित करना, तो बाहर इलाज हमने घटा दिया, तो क्या हो गया, शुद्ध हो गया, है ना, तो हमें क्या हो गया, शुद्ध हो गया। अब सेम कंडीशन में बता रहा हूं, अब हमें किस में चेंज करना है, अगर मान लो इस वाले कंसेप्ट को ही, है ना, एन एन डी पे में चेंज करना है, एन एन डी पी में चेंज करना है। अगर मान लो हम किससे कर रहे हैं, जीडीपी से, अब हम करते हैं जीडीपी, जीडीपी से एनएनपी में चेंज करना है, एनएनपी में चेंज करना है, तो प्रोडक्शन से तो कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास दो काम करने हैं, हमें दो काम करने हैं। पहले भैया जी जी को एन में कन्वर्ट करना है, यानी कि ग्रोस को, सकल को किस में कन्वर्ट करना है, हमें नेट में कन्वर्ट करना है, शुद्ध में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप जीडीपी में से क्या घटाओगे, जीडीपी में से क्या घटाओगे, शुद्ध में करने, परिवर्तित करने के लिए बताओ, जी को एन में कन्वर्ट करने के लिए क्या घटाओगे, बताओ, बताओ जल्दी बताओ, क्या घटाओगे, सकल को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या घटाओगे, बताओ बच्चों, सकल को, हाँ क्या घटाओगे, मूल्य ह्रास घटाएंगे, है ना,
मूल्य ह्रास घटाएंगे। तो यहाँ पे हमने मूल्य ह्रास घटा, मूल्य ह्रास, भैया जी को एन में कन्वर्ट करना है, तो वही क्या है, मूल्य ह्रास घटा दिया। अभी मैंने आपको एक नंबर बताया था, सकल और उत्पादन खर्चा जितना हो गया है ना रिक्शा वाले का, वही कुछ मशीन की हिसाबत हुई ना, तो वो जो पैसा हुआ वो माइनस कर देंगे कुल इनकम में से, है ना। इस वजह से क्या हो गया भैया, मूल्य ह्रास हमने घटा दिया। अब क्या है बच्चों, ये जो है डी को हमें एन में कन्वर्ट करना है, डी को हमें एन में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, है ना, क्या विदेशियों के द्वारा, ना विदेशियों के द्वारा भारत में जो भी उत्पादन होता है उसका मूल्य, और क्या ऐड हो जाएगा, भारतीयों के द्वारा जो विदेशों में जो विदेशों में भारतीयों द्वारा विदेशों में जो भी वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है वो चीजें इसमें ऐड हो जाए। तो यानी कि एनडी एनएनपी क्या, एनएनपी क्या हो गया, एन एन पी बराबर क्या हो गया आपका, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास माइनस विदेशों द्वारा भारत में अर्जित प्लस भारत के द्वारा विदेशों में अर्जित आय। ये होता है कंसेप्ट। सबकी समझ में आया, हमारे लिए लास्ट टॉपिक था अभी, है ना। बताओ सबकी समझ में आया। कल मुझे एक और चीज बतानी पड़ेगी आपको, फैक्टर लागत ना, कारक लागत, और क्या है मार्केट, मार्केट में जो मूल्य होता है ना, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दो चीजें आपको बतानी है। फिर मैं आपको ये बात बताने वाला हूं कि एनएनपी भी, यदि क्वेश्चन आए कि भारत की राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है, भारत की राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो उसका आंसर होगा एनएनपी एट द रेट फैक्टर। अभी फैक्टर कॉस्ट क्या होती है मैं आपको बता दूंगा कल, ठीक है। तो बताओ बच्चों सबकी समझ में आया ना क्लास अपनी, ठीक है। सभी बच्चे बताओ सबकी समझ में आया ना आज की क्लास, ठीक है, ओके, है ना। तो ठीक है बच्चों, है ना। तो आज हम अपनी क्लास को यहाँ पे एंड रखते हैं, और कल मैं आपको और अच्छी तरह से बताऊंगा ये फैक्टर कॉस्ट और ये वाला मार्केट प्राइस क्या होता है। हम इस कंसेप्ट को समझ समझ लेंगे, और फिर मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा, है ना, वस्तु मतलब मुद्रास्फीति से संबंधित बस एक कंसेप्ट आपको बताना है, ऐसे डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई कि डिमांड और सप्लाई का रूल क्या होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डिमांड और सप्लाई का रूल आपको समझ में आ गया, तो फिर क्या बोलते हैं चीजें हमारी आसानी से, आप हम आरबीआई वाले सेक्टर में मॉनेटरी पॉलिसी में एंटर हो जाएंगे, और प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना हमारा जो मेन उद्देश्य है, हम उसकी तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। और जल्दी मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और मेरा भी सिलेक्शन हो, और यहाँ से निकले इस मोह से, है ना। पढ़ाई की दुनिया क्या है, बहुत ही टफ है ना, बाहर टफ भी हो सकती है आसान भी हो सकती है, वो आपकी ऊपर निर्भर करता है, आप इस चीज को कैसे लेते देते हो, ठीक है। ओके बच्चों, कल मिलते हैं, आपका 9 बजे से टाइमिंग रहेगी, 9 से 10 अपना टाइमिंग रहेगा। और हाँ, अपनी और जो इथिक्स वाली क्लास है वो आपकी 7 बजे से रहेगी, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और मॉडर्न हिस्ट्री 8 बजे से रहेगी, तो वो अपना अलग चल रहा है। अभी फिलहाल जो मॉडर्न उसमें रहना आप इकोनॉमी वाले में 9 से 10 आप, ठीक है, 9 से 10 कल आप तीनों क्लास होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।